जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक दृश्य से करें? इस दृश्य को देखिए। एक नदी उफान पर है, उसके दोनों किनारों पर नारियल के पेड़ हैं। किनारों पर सरकंडे भी हैं। आसमान में काले घने बादल हैं और तेज बारिश हो रही है। नदी में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। उखड़े हुए पेड़ और लकड़ी के टुकड़े पानी के साथ बह रहे हैं। नदी के किनारे लगे सरकंडे भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे किनारों की मिट्टी हट रही है और नारियल के पेड़ भी गिर रहे हैं। नदी के पानी का स्तर कम होने पर यह दिखाई दिया कि सरकंडे अब भी वैसे के वैसे हैं। बाढ़ की वजह से जब इतने मजबूत और बड़े पेड़ गिर गए तो सरकंडे कैसे बच गए? लचीले होने की वजह से, कठोर और सख्त होने की वजह से, या खुद को स्थानांतरित करने की वजह से? पहला, लचीले होने की वजह से। दूसरा, कठोर और सख्त होने की वजह से। तीसरा, खुद को स्थानांतरित करने की वजह से। भीषण बाढ़ में भी सरकंडे बच गए क्योंकि वे लचीले होते हैं। मजबूत और लंबे पेड़ नहीं बच पाए क्योंकि वे बहुत सख्त और कठोर होते हैं। बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को उसके अनुसार बदलने की योग्यता को अनुकूलन कहा जाता है। बदली हुई परिस्थिति में सरकंडे ने खुद को अनुकूलित करने के लिए क्या किया? जब पानी का बहाव तेज हो गया तब सरकंडे पानी की दिशा में झुककर मुड़ गए और अपनी जगह पर डटे रहे। तो हम कह सकते हैं कि अनुकूलन में ये बातें शामिल हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना। तीसरा, बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। कई लाख वर्षों पहले धरती पर डायनासोर पाए जाते थे, पर अब वे जीवित नहीं हैं। वे विलुप्त क्यों हो गए? जवाब देने के लिए धन्यवाद। क्या हम कुछ जवाब देखें? जिन जीवों ने खुद को वातावरण के अनुकूल बनाया है वे ही बच पाए हैं। बाकी के जीव खत्म हो गए हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी यही बात समझाई थी कि जो जीव जंतु बदलते हुए वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूल बनाते हैं वे ही जीवित रह पाते हैं और बाकी के जीव विलुप्त हो जाते हैं। आइए अब फिर से सरकंडे की बात करते हैं। उसने परेशानी उठाई और बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार खुद को अनुकूल बनाया, इसीलिए वह बच गया। जिन्होंने खुद को नहीं बदला वे नष्ट हो गए। जीवित रहने के लिए और विकसित होने के लिए विश्लेषण करना, स्वीकारना और अनुकूलन करना जरूरी होता है। बदलाव कब आते हैं? हमारे जीवन में रोज बदलाव आते हैं। हमारे स्कूल, घर, गली, शहर इत्यादि में रोज बदलाव होते हैं। किसी न किसी रूप में हमें निरंतर बदलाव के संकेत मिलते रहते हैं।
पर हम इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते। हम में से जो संवेदनशील होते हैं वे इन संकेतों को पहचान कर तुरंत उसके अनुसार बदल जाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। जो इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते उन्हें खुद को अनुकूल बनाने से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में वे 5 अलग चरणों से गुजरते हैं। आइए कुछ परिस्थितियों के द्वारा इनके बारे में जानते हैं। पर उसके पहले एक प्रश्न है, आपके जीवन में जो बदलाव आए हैं क्या आप उनके बारे में याद करके बता सकते हैं? जैसे कि माध्यमिक शाला से उच्च शाला में जाना, कंचों की जगह क्रिकेट खेलना इत्यादि। आपने उन बदलावों को कैसे स्वीकार किया? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब नलिनी की परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। नलिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। एक बार उसके परिवार में 2 महत्वपूर्ण शादियां एक ही दिन होने वाली थी, पर वे शादियां अलग अलग जगहों पर थी। उसके पापा किसी काम से दूसरे शहर में गए थे। उसकी मां चाहती थी एक शादी में नलिनी चली जाए और दूसरी शादी में वह खुद चली जाएंगी। नलिनी कभी कहीं अकेली नहीं गई थी, इसीलिए उसने शादी में अकेले जाने से मना कर दिया। उसका व्यवहार दर्शाता है कि वह बदलाव को अपनाने से इनकार कर रही है। अनुकूलन के चरण। पहला, इनकार करना। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको चाय बनाना आता है, पर आप घर पर रोज चाय नहीं बनाते। आप अपनी मां के साथ घर पर हैं और अचानक कुछ मेहमान आ गए। आपकी मां चाहती है कि आप चाय बनाएं। आपने कोई बहाना बना दिया और चाय बनाने से मना कर दिया। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह अभिनय किया। अब एक और परिस्थिति। स्कूल के साहित्य समारोह में आमतौर पर कुमार सभी अतिथियों का स्वागत करता था और महेश अंत में उनका आभार प्रकट करता था। उनकी कक्षा में एक लड़की जमुना आई। महेश चाहता था कि जमुना को अपना कौशल दिखाने का मौका दिया जाए, इसीलिए उसने कुमार को आभार प्रकट करने के लिए कहा और जमुना को स्वागत वाला भाषण देने को कहा। कुमार ने तुरंत पूछा, मुझे अंत में बोलने का मौका क्यों दिया जा रहा है? कुमार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नए लोगों को आखिर में मौका दिया जाता है। क्योंकि मुख्य अतिथि के भाषण के बाद लोग चले जाते हैं और आभार के शब्द सुनने के लिए कोई नहीं रुकता, या फिर वह अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहता था। पहला, नए लोगों को आखिर में मौका दिया जाता है। दूसरा, मुख्य अतिथि के भाषण के बाद लोग चले जाते हैं और आभार के शब्द सुनने के लिए कोई नहीं रुकता। तीसरा, वह अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहता था। कुमार को महेश का निर्णय पसंद नहीं आया क्योंकि वह अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहता था। कुमार अच्छा वक्ता है, इसलिए उसे यह मालूम होना चाहिए कि वह श्रोताओं का ध्यान भी खींच सकता है। उसे यह भी पता होना चाहिए कि महेश हमेशा आखिर में बोलता है और वह तो नया विद्यार्थी नहीं है। इसलिए आखिरी वक्ता और नए विद्यार्थियों के बीच कोई संबंध नहीं है।
एकमात्र कारण यही है कि कुमार अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहता था। किसी भी बदलाव की स्थिति में पहली प्रतिक्रिया यही होती है। अनुकूलन का पहला चरण यही है। सभी को अपनी जगह प्यारी होती है, इसलिए अपना बचाव करने के लिए वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कोई भी बदलाव उन्हें खतरे की तरह नजर आता है, इसलिए वे उसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? जब आपको कक्षा के सामने पहली बार बोलने का मौका दिया गया था, तब आपको कैसा लगा था? आपने क्या कहा था? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अब एक प्रश्न। कल्पना कीजिए कि आपकी स्कूल तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। क्या आप रोज एक ही रास्ते से स्कूल जाते हैं, या फिर आप कभी अलग रास्ते से भी जाते हैं? आप रोज एक ही रास्ते से जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों? आपको उसी रास्ते से जाने की आदत पड़ गई है ना? वह रास्ता आपके लिए जाना पहचाना है, उसमें कोई डर या झिझक नहीं है, इसलिए आपको उस रास्ते से जाने में सहूलियत होती है। अगर कोई आपसे वह रास्ता बदलने को कहे तो आपको संकोच होगा। अगर आपके साथ जबरदस्ती की जाए तो आप इनकार कर देंगे। चलिए फिर से नलिनी की बात करते हैं। जब नलिनी ने शादी में जाने से मना कर दिया, तब उसकी मां ने कहा, मैं उस शादी में चली जाऊंगी जो दूसरे गांव में है, तुम इसी शहर वाली शादी में चली जाओ। अगर तुम एक शादी में अकेली नहीं जा सकती तो तुम स्वतंत्र रूप से अपने काम करना कब सीखोगी? नलिनी को अब भी संकोच हो रहा था। मां ने कहा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें इस शादी में जाना ही होगा। नलिनी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मां, आप मुझ पर इस तरह दबाव क्यों डाल रहे हो? नलिनी की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि किस तरह लोग बदलाव से बचना चाहते हैं। बदलाव को अपनाने और उसके अनुकूल बनने का यह दूसरा चरण है। अनुकूलन के चरण। पहला, इनकार करना। दूसरा, गुस्सा। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। दिसंबर का महीना है और सुबह सुबह बहुत सर्दी है। आप अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाने वाले हैं और आपको जल्दी से तैयार होना है। आपकी मनपसंद शर्ट के बटन टूट गए हैं और किसी के पास बटन लगाने का समय नहीं है। माँ ने आपको आपके बड़े भाई की शर्ट दे दी है जो थोड़ी ढीली है और वह रंग भी आपको पसंद नहीं है। आपके पास और कोई शर्ट नहीं है जिसकी बाहें लंबी हों। अब आप क्या करेंगे? क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक परिस्थिति। साल की शुरुआत से ही कविता अपनी क्लास की मॉनिटर रही है। मॉनिटर के चुनाव में उसे बाकी के 3 उम्मीदवारों के मुकाबले सबसे ज्यादा वोट मिले थे। उनकी क्लास टीचर लंबी छुट्टी पर गई है, इसलिए एक शिक्षिका को उनकी क्लास की जिम्मेदारी दी गई है। नई शिक्षिका को लगता है कि कक्षा का मॉनिटर बनने के लिए कई विद्यार्थियों को मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए उसने एक नई प्रणाली का सुझाव दिया।
इस प्रणाली में प्रत्येक छात्र को 2-2 महीने के लिए मॉनिटर बनने का मौका दिया जाएगा। शिक्षिका की बात सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। कविता को गुस्सा क्यों आया? 1, क्योंकि उसके सामने और भी प्रतियोगी थे। दूसरा, मॉनिटर बनने की प्रणाली में आए बदलाव को कविता स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तीसरा, क्योंकि उनकी क्लास टीचर लंबी छुट्टी पर चली गई थी। किसी भी चुनाव में प्रतियोगी तो होंगे ही। टीचर को भी लंबी छुट्टी पर जाना पड़ सकता है। उसके गुस्से का वास्तविक कारण यह नहीं है। कविता को बदलाव पसंद नहीं आया। उसे पता था कि वह टीचर के सुझाव पर सवाल नहीं उठा सकती। उसे यह भी पता था कि वह इस परिस्थिति से बच नहीं सकती। उसके पास अपनी भावनाएं दिखाने का केवल एक ही तरीका था, गुस्सा करना, क्योंकि वह उस परिस्थिति को टाल नहीं सकती थी। कविता का गुस्सा यह दर्शाता है कि लोग बदलाव से दूर भागना चाहते हैं। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? सुरेश को बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से उसकी मां आमतौर पर बैंगन नहीं बनाती है। एक दिन किसी कारणवश उन्हें बैंगन ही बनाने पड़े। सुरेश झुंझलाकर चिल्लाने लगा कि आज वह खाना नहीं खाएगा। क्या आपने कभी इस तरह झुंझलाकर गुस्सा किया है? क्या आप इस बारे में अपने करीबी मित्र को बता सकते हैं? अपने अनुभव के बारे में मित्रों को बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को उसके अनुसार बदलने की योग्यता को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में ये बातें शामिल हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना। तीसरा, बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। जीवित रहने के लिए और विकसित होने के लिए विश्लेषण करना, स्वीकारना और अनुकूलन करना जरूरी होता है। अनुकूलन के पहले 2 चरण हैं, इनकार करना और गुस्सा। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इन बातों को अच्छी तरह समझकर याद रखने के लिए क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1, आपके भाई को स्कूल के एक समारोह में भाषण देना है। वह चाहता है कि भाषण तैयार करने में आप उसकी मदद करें। आपको भाषण लिखने या बोलने का कोई अनुभव नहीं है। आप क्या करेंगे? जवाब। पहला, मैं उससे कहूंगी कि मुझे अनुभव नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। दूसरा, मैं उससे कहूंगी मैंने ये कभी नहीं किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता या सकती हूं। तीसरा, मैं कहूंगी भाषण देना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम भाग ही मत लो। प्रश्न 2, आप अपनी गर्मी की छुट्टियों में घर पर रहना चाहते हैं। आपके पापा ने सुझाव दिया कि आप पड़ोस के राज्य में 10 दिनों के लिए घूमने जाएं। आपका जवाब क्या होगा? जवाब।
पहला, मैं कहूँगा कहूँगी मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। दूसरा, मैं कहूँगा कहूँगी पापा अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा जाऊँगी। तीसरा, मैं कहूँगा कहूँगी मैंने सोचा था कि मैं घर पर ही रहूँगा रहूँगी, पर अब मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे जाकर देखना चाहिए। अगले सत्र में आने से पहले कृपया यह कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1, आपके भाई को स्कूल के एक समारोह में भाषण देना है। वह चाहता है कि भाषण तैयार करने में आप उसकी मदद करें। आपको भाषण लिखने या बोलने का कोई अनुभव नहीं है। आप क्या करेंगे? प्रश्न 1 के लिए यह जवाब, मैं उससे कहूँगा कहूँगी मैंने ये कभी नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकती हूँ। अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते। यह जवाब, मैं कहूँगा कहूँगी भाषण देना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम भाग ही मत लो। अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप न केवल बदलाव से बच रहे हैं बल्कि दूसरों को भी हतोत्साहित कर रहे हैं। यह जवाब, मैं उससे कहूँगा कहूँगी कि मुझे अनुभव नहीं है पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। उचित है क्योंकि आप बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं और कुछ नया सीखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2, आप अपनी गर्मी की छुट्टियों में घर पर रहना चाहते हैं। आपके पापा ने सुझाव दिया कि आप पड़ोस के राज्य में 10 दिनों के लिए घूमने जाएं। आपका जवाब क्या होगा? प्रश्न 2 के लिए यह जवाब, मैं कहूँगा कहूँगी मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप बदलाव को स्वीकारना नहीं चाहते। यह जवाब, मैं कहूँगा कहूँगी पापा अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी भी अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप बदलाव को स्वीकार करने का प्रयास तो कर रहे हैं पर आप डर रहे हैं और आप में आत्मविश्वास की कमी है। यह जवाब, मैं कहूँगा या कहूँगी मैंने सोचा था कि मैं घर पर ही रहूँगा या रहूँगी, पर अब मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे जाकर देखना चाहिए। उचित है। यह दर्शाता है कि आप उत्साह और उत्सुकता से नई चीज सीखना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? जिन्होंने सही उत्तर चुने थे उन्हें बधाई। जिनके जवाब सही नहीं थे उन्हें अगले सत्र के लिए शुभकामनाएं।
क्या हम अगला सत्र शुरू करें?